नमस्कार सभी को, जय हिंद। विवेकानंद डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि अप्रैल में जो एनडीए का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशंस। अप्रैल में होने वाले एनडीए एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें। लगभग आपके पास 90 डेज का समय है, तो उस 90 डेज में हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके तहत हम एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मात्र 90 दिन में भी हम एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, उससे संबंधित कुछ आज चर्चाएं होंगी। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है हाउ टू क्रैक एनडीए फर्स्ट 2023, यानी 2023 में जो एनडीए फर्स्ट की परीक्षा होगी उसके लिए लगभग 90 डेज का समय हमारे पास है, तो भी हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम एनडीए का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, अगर हम एनडीए का सिलेबस देखें तो एनडीए के सिलेबस में महत्वपूर्ण एक खंड आता है मैथ्स का, मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आते हैं। जो लोग एग्जाम देंगे अप्रैल में उन्हें यह बात अच्छे से पता भी होगी कि पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है और पेपर 2 जीएटी का होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें पेपर 1, तो पेपर 1 आपका काहे का होता है, पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पेपर 2 किसका आता है, जीएटी, जिसको बोलते हैं जर्नल एबिलिटी टेस्ट। इसमें होते हैं आपके 150 क्वेश्चन। इन 150 क्वेश्चन में 50 होता है इंग्लिश, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, और 100 क्वेश्चन होते हैं आपके जीएस के। राइट, तो पेपर 1 की चर्चा होगी कि मैथमेटिक्स जो पेपर 1 आता है 120 क्वेश्चन आते हैं, वो हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम एक तेजी से नजर मान लें कि भाई मैथ का सिलेबस क्या होता है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं जो मुझे पढ़ने होते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि 90 डेज में हम किन चैप्टरों पर ज्यादा ध्यान दें और कैसे हम मैथ में अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा समुच्चय सिद्धांत है, जो कि इंग्लिश में सेट थ्योरी कहते हैं। संबंध एवं फलन है, समित संख्याएं हैं, द्विगुणन संख्याएं हैं, अनुक्रम श्रेणी है, द्विघात समीकरण व क्या बोलते हैं इनइक्वालिटीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, क्रमचय संचय है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है, लघुगणक है, लॉगरिथम है, अपव्यय यानी मैट्रिक्स है, और आपका ये सारणिक है। ठीक है, सारणिक। चलिए, तो ये मैथ का सिलेबस है, पूरा आपका सिलेबस है। कोण के मापन अनुपात दिया गया है ये आपका। ठीक है, टेक्नामेंट्री वाला सिलेबस है ये। टेक्नामेंट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रतिलोम वृत्ति फलन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। ठीक है, अब मैं इसको बारी बारी से पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने एक सिलेबस तो देखा ही होगा और सिलेबस के अंतर्गत आपने कुछ पढ़ाई जरूर की होगी। ठीक है, नहीं भी करी है तो हम 3 महीने में कैसे टारगेट कर सकते हैं वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। चलिए आगे, ये भी मैथ का सिलेबस है। निश्चित समाकलन होता है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और वेक्टर अलजेब्रा है, सांख्यिकी है, और प्रायिकता है। ठीक है, तो ये लगभग आपके चैप्टर जो मैथ के हैं, ये मैथ का सिलेबस हो गया। और उसके बाद फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, फिजिक्स के सिलेबस को देखते हैं। ये फिजिक्स का टोटल सिलेबस है एनडीए का, जो परीक्षा में आने वाला है। मापन यांत्रिकी है, कार्य ऊर्जा शक्ति है, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्वाकर्षण, ये सारे चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। लास्ट में ये स्थिर विद्युतिकी है, स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चलिए आगे तेजी से बढ़ जाते हैं। सिलेबस तो आप सब जानते ही हैं, बट लिखा गया है तो इसको थोड़ा देख लें एक नजर में। और धारा विद्युतिकी है, आधुनिक भौतिकी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब मेन यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होगी। सिलेबस तो है ही आपके पास, सिलेबस में मैथ का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास पूरा सिलेबस पढ़ने का वक्त नहीं है कि हम 3 महीने में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते। तो 3 महीने में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर मेनली चर्चा होगी आज। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा है कंपैरिजन बिटवीन एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकंड 2000, जो भी लिखा है यहां पे 2022 में जो एनडीए फर्स्ट का परीक्षा हुआ है और एनडीए सेकंड जो हुआ है, इसकी परीक्षा की तुलना हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम 2022 में देखें तो ये पेपर 1 के बारे में है। किसके बारे में है, पेपर 1। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं गणित के, 120 क्वेश्चन, और 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो गणित का जो पेपर आएगा मैथमेटिक्स, वो 300 मार्क्स का होगा।
यानी पेपर 1 120 क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर का होगा। अगर मैथ देख लिया जाए तो मैथ इंपॉर्टेंट सेगमेंट अदा करता है, ठीक है, एनडीए की परीक्षा में। तो कैसे हम इसको हल करेंगे, अभी हम यह भी बात करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाएं तो आपकी एनडीए की जो परीक्षा है क्लियर हो जाएगी और एक अच्छा स्कोर भी माना जाएगा, ठीक है। तो एनडीए फर्स्ट अगर देखो तो 45 क्वेश्चन जो आते हैं बड़े इजी आते हैं, मतलब 120 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, ठीक है, और 35 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं। तो अगर आप इनको केवल जोड़ लो 35 और 45 और 35 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन मैथ में बढ़िया स्कोर होता है। अगर 80 क्वेश्चन आप मैथ में करके चले आते हो तो वेल डन, वेरी गुड स्कोर है। समझ लो आपको आगे मेहनत एसएसबी वाले फेज में अगर कम मार्क्स मिलते हैं तब भी सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा उम्मीद होगी, ठीक है। अगर आप 80 क्वेश्चन करके चले आओ, केवल मॉडरेट पढ़ लो और इजी लेवल पढ़ लो, तो आपका एनडीए का जो परीक्षा है मैथ वाला बड़ा सिंपल तरीके से पेपर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अब जैसे गणित में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के, तो हमको मेहनत कहां करनी है इस दौरान, हमको सिर्फ मेहनत करनी है मॉडरेट लेवल पे और इजी लेवल पे। हार्ड लेवल नहीं, समय है, नहीं लग रहा है, छोड़ो। आईआईटी जेई लेवल के भी प्रश्न आते हैं, लगभग 15 प्रश्न आते हैं, जो जेई जो होता है आपका आईआईटी, वहां से भी 15 क्वेश्चन, लगभग उस लेवल के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो वो मुझे नहीं आते, चलो छोड़ देते हैं उनको। सिर्फ आप अगर इन दोनों पे फोकस कर जाते हो, मीडिएट जो मॉडरेट लेवल के प्रश्न आते हैं और इजी लेवल के प्रश्न आते हैं, तो आपका कितना हो गया, 80 क्वेश्चन सही हो गया। अब सोचो 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो कितने मार्क्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरह एनडीए 2 में देखो तो ये 35 और ये 30, तो इधर भी तो 65 क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप गणित में 60 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 65 क्वेश्चन कर रहे हो, तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, गणित का खराब नहीं कहा सकता है। ऐसे ऐसे बच्चे एनडीए में पास हुए जिनके गणित में 84 नंबर हैं, ठीक है, 96 नंबर हैं, और उनकी ऑल इंडिया में अच्छी खासी रैंक आई है, 50 के अंदर रैंक आई है, 100 के अंदर रैंक आई है। तो अगर कोई सोचे कि हमारी मैथ कमजोर है और हम एनडीए में पास नहीं हो सकते, एनडीए क्रैक नहीं कर सकते, तो ये उसका भ्रम है। क्योंकि ऐसे भी उदाहरण हैं, एनडीए में 120 नंबर 113 नंबर लाने वाले मैथ में ऑल इंडिया में उनका टॉप 10 में, टॉप 50 में उनका स्थान है। लेकिन हां, अब यही नहीं कि आपकी गणित कमजोर है तो अगला पेपर भी उसी तरह का हो। अगर एक सेक्शन आपका कमजोर हो रहा है, उसमें केवल आप कट ऑफ से थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको जेटी जो पेपर 2 होता है उसमें बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मैथ कमजोर, उसमें आपके 96 नंबर आए, ठीक, पास हो, मैथ का कट ऑफ क्लियर है, लेकिन फिर पेपर 2 में आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि ये जान लो आप, कट ऑफ तो हर बार आपका रहेगा 360 से 370 के बीच में कट ऑफ जाता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 को अगर हम देख लें तो टोटल जो आपकी परीक्षा होती है कितने नंबर की होती है, 900 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें 300 नंबर की गणित हो गई आपकी, 300 नंबर की क्या आती है, गणित, और 600 नंबर का पेपर 2 होता है जिसमें इंग्लिश शामिल है, 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जीएस शामिल है। तो आपका जो पेपर 1 300, पेपर 2 600, टोटल 900 नंबर की परीक्षा में आपको हर सेक्शन में पेपर 1 में 25%, पेपर 2 में 25%, प्लस अगर आपका स्कोर टोटल जोड़ के 400 पहुंच रहा है, 400 पहुंच रहा है स्कोर, तो समझ लेना आप सेफ जोन में है, ठीक है। और 400 जितना ज्यादा हो जाए उतना ही बेटर होगा, क्योंकि फिर एसएसबी में अगर आपको कम नंबर भी मिलते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऑल ओवर देखें 1800 नंबर का परीक्षा हो जाएगा, 900 का आपका रिटन पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, और एसएसबी 900 नंबर की, 1800 हो गया, 1800 1800। अब इसमें आपको जो लास्ट देखा गया है मैक्सिमम कट ऑफ 720 के लगभग देखा गया, मतलब 700 ये कंफर्म नहीं है, कभी कभी 720 है, कभी 716 है, कभी 600 की रेंज में भी, 600 से 700 की रेंज में जिनके नंबर आए हैं वो बुला लिए गए हैं, फाइनली उनका एनडीए में चयन हो गया है। तो सोचो अगर आपके 400 इधर से आ जाते हैं और एसएसबी में आप 300 नंबर पा जाते हो, 900 में 300 पा जाते हो, 700 नंबर आ गए, तो 700 नंबर अगर आ रहे हैं तो ये सेफ जोन माना जा सकता है, और ये एसएसबी वाले नंबर घटा बढ़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, एसएसबी आपके हाथ में नहीं है, वो ऑफिसर आपको कितने नंबर देता है आपको नहीं पता, लेकिन रिटेन आपके हाथ में है। अगर रिटेन में आप 450 का स्कोर कर दो,
500 का स्कोर कर दो। रिटन में जितना बेहतर परफॉर्मेंस कर दोगे, रिटन में जितने अच्छे नंबर ले आओगे, आपको एसएसबी में उतना ही आराम मिलेगा। एसएसबी में कम मार्क्स मिलेंगे। मान लो एसएसबी में आपको 275 नंबर दे दिया, 280 नंबर दे दिया, 290 नंबर दे दिया, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपके हाथ में रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम के आधार पर आप एनडीए में फाइनल चयन ले सकते हो। तो टारगेट रखो कि 400 से नीचे नंबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, रिटन में 400 से कम नंबर नहीं आने चाहिए, 400 प्लस ही नंबर लाने का आप टारगेट करेंगे कि हमारे 400 के ऊपर नंबर आए, ऐसी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये हुआ, हमने देखा कि भाई मॉडरेट लेवल और इजी लेवल। तो हमें मेहनत कहां करनी है? बिल्कुल इजी इजी प्रश्न आते हैं कुछ, जब आप प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो एक लाइन में खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया 1 + i, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन में एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। 1 + i, ये 1 + i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म क्या होगा, ध्रुवीय रूप बताइए। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी लेवल में रख दो। तो इजी लेवल, मॉडरेट, बस इसी को तैयार कर लो तो बहुत बढ़िया गुड स्कोर हो जाएगा मैथ में। ये उनके लिए जिनकी गणित कमजोर है, लेकिन जिनकी गणित बहुत अच्छी है तो वो गणित में अच्छा खासा स्कोर कर दे। अरे 220 नंबर लाते हैं गणित में बच्चे, 220 230 भी ला देते हैं। तो 200, अगर 200 नंबर गणित में आपने 300 में 200 गेन कर लिया है, तो आगे आपका जीएटी अगर थोड़ा बड़ा डिसबैलेंस हुआ या एसएसबी में नंबर कम है तो वहां मैनेज हो जाएगा। तो मतलब जो पोर्शन आपका बेहतर है उसमें बहुत अच्छे नंबर लाने का प्रयास करो। ठीक है, चलो, लेकिन जिनकी गणित कमजोर है वो इजी और मॉडरेट पे काम करें। ठीक है, वो आराम से आगे गणित में पास हो सकते हैं। उसके बाद फिर वो जीएटी वाले मेहनत करेंगे, सेकंड पेपर में करेंगे। ठीक है, अब एनडीए पेपर 1, ये देखो आपका दिया गया है कि एलजेब्रा को अगर देखो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एलजेब्रा से 25 से 30 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, और ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टरों को आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसको ही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आने हैं। सिलेबस भूल जाओ, जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, वो आपको हमने दिखा दिया है सिर्फ। लेकिन एलजेब्रा पे 25 से 30 क्वेश्चन आने। अब सोचो एलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है, और एलजेब्रा में कहां कहां से आने, ये पूरा लिखा गया है, देखिए सामने। अगर हम सेट रिलेशन फंक्शन की बात करें तो 5 से 8 क्वेश्चन, इसे नहीं इग्नोर कर सकते आप। कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 8 से 11 क्वेश्चन मिलेंगे यहां से, 8 से 11 क्वेश्चन। अर्थमेटिक, सीरीज से 4 से 8 क्वेश्चन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम 8 से 10 क्वेश्चन। अब ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और कैसे पढ़ने अभी हम चर्चा करेंगे, बट ये चैप्टरों को आपको टारगेट करके पढ़ना है। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे मेन आ रहा है धीरे धीरे, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स। 3 से 12 तक क्वेश्चन आए हैं, तो ये डिटर्मिनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, टेक्नामेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, 15 से 20 क्वेश्चन। अब सोचिए 15 से 20 क्वेश्चन, सिर्फ ये आपके जो चैप्टर सामने दिख रहे हैं, इनसे अगर 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएं तो क्या गलत है बताइए? क्या आप मेहनत नहीं कर सकते इतने चैप्टरों में? भाई नौकरी भी तो मिलेगी आपको, ऑफिसर्स भी तो बनोगे आप, आपका सपना भी तो पूरा होगा, आपका ड्रीम भी तो पूरा होगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े करिए। अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए आप नींद नहीं छोड़ सकते, आप पार्टी जाना बंद नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपका जो सपना है आपकी नींद से बड़ा है। तो अगर आपका सपना आपकी नींद से बड़ा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। सपने को बड़ा रखना पड़ेगा, सपने को आगे लाओ, अपने ड्रीम को आगे लाओ, अपने टारगेट को आगे लाओ। ठीक है, तो सिंपल टेक्नोमेट्री फंक्शन, यहां से 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। इनवर्स फंक्शन, ये हाइट एंड डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन चैप्टरों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये टेक्नोमेट्री के मेन चैप्टर हैं, इनको देखना है। चलिए, उसके बाद ज्योमेट्री, अगर हम ध्यान दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। जरा सोचो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें से स्ट्रेट लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ने का, सर्किल पढ़ना ही पढ़ना है, कोनिक सेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, 3D से 2 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3D पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इन चैप्टरों को कैसे पढ़ना है अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। डिफरेंशियल कैलकुलस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस को इग्नोर करते हो तो गणित में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। डिफरेंशियल कैलकुलस में बड़े आसान प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, मैक्सिमा मिनिमा मान बताओ, छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, y बराबर दे देंगे x⁻x, बताइए इसका मैक्सिमम मान, मिनिमम, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो ये तो आप कर ही ले जाएंगे। ठीक है, इजी लेवल में आएंगे ऐसे प्रश्न। लिमिट से प्रश्न आएगा आपका,
तो लिमिट तो आपको हल करना ही करना है। डिफरेंशिएबिलिटी से प्रश्न, जैसे 4 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से। सोचो मैक्सिमा मिनिमा बड़ा छोटा सा चैप्टर है, एक दिन का चैप्टर होता है ये। मैक्सिमा और मिनिमा 4 से 6 क्वेश्चन देके जा रहा है, तो क्या 4 से 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। 2-3 क्वेश्चन यहां से मिल रहे हैं आपको, देखिए। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका कैलकुलस का सिलेबस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, इंटीग्रल कैलकुलस से 8 से 12 क्वेश्चन। तो जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आता है? निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 चैप्टर आते हैं। तो इन 4 चैप्टरों को आपको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, इन चैप्टरों को कवर कर लेना। राइट, मैंने लिख दिया कहां से कितने क्वेश्चन आए। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा से 5 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा केवल 5 से 8 क्वेश्चन आपको दे रहा है, और वेक्टर अलजेब्रा है ही कितना, आप आसानी से उसको कवर करिएगा। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे आपको कवर करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, चलो, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अच्छे नंबर लाना है तो स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। 16 से 20 क्वेश्चन केवल 2 चैप्टर, प्रोबेबिलिटी से 10-10 क्वेश्चन तक आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी को एकदम अच्छे से कंफर्म करके जाना है। आपके पास समय है अभी, प्रोबेबिलिटी कंफर्म करके चले जाओगे, 10 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं आपको। ठीक है, स्टैटिक्स इसी तरह है। ठीक है, चलिए स्टैटिक्स आगे। अब हम बात करते हैं एनडीए पेपर 2 की, जिसका नाम है जीएटी, जर्नल एबिलिटी टेस्ट। अब देखो, जर्नल एबिलिटी टेस्ट में अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो भाई इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, बराबर कितना? 200 नंबर देगा आपको इंग्लिश। अगर इंग्लिश 200 नंबर दे रहा है तो सोचो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिना इंग्लिश के एनडीए पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इंग्लिश में बस 2 बातें पे ध्यान दें, सबसे जो जरूरी पढ़ने के लिए है वो है वोकैब्स। सबसे ज्यादा अगर जिसकी वोकैब्स स्ट्रांग है, एनडीए उसके लिए आसान है। इंग्लिश एनडीए आसान कर देगा उसके लिए। ठीक है, तो वो वोकैब्स मेहनत करें, और किस पर मेहनत करें? वो ग्रामर पोर्शन पर मेहनत करें। ठीक है, वोकैब्स का तरीका क्या है? जैसे आप अभी उसके पास 90 डेज का समय है, अगर वो प्रतिदिन 30 मीनिंग तैयार करे तो कितनी मीनिंग तैयार हो जाएंगी बताइए? 2700 मीनिंग तैयार हो जाएंगी। अगर वो डेली 30 मीनिंग पर काम करे, एक लिस्ट बना ले कि मुझे 30 मीनिंग तैयार करनी है, और उसकी कुर्सी, उसकी टेबल से जुड़ा रहे वो, मतलब रूम ही उसका पूरा घर हो जाए 90 दिन, रूम से बाहर नहीं जाना है उससे, तब तो ये संभव है। अगर आप इतना कर सकते हो तभी आप एनडीए की परीक्षा निकाल सकते हो, वरना एनडीए की परीक्षा इतनी मजाक नहीं होती। ठीक है, यूपीएससी जो भी परीक्षा कराता है उस परीक्षा को ट्रिक्स से, टिप्स पे नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए एक रणनीति के साथ पूरी तैयारी करनी पड़ती है, तब आप एनडीए का परीक्षा क्वालिफाई कर पाओगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि कोई बता दे कि ट्रिक से एनडीए निकल जाता है, असंभव है। ठीक है, क्योंकि ऐसी परीक्षा ही होती है, इसके लिए हमें विस्तृत तैयारी की जरूरत है। तो अगर आप 90 डेज हैं, 30 एक दिन में 30 का टारगेट लेके चलते, 30 मीनिंग, तो 90 डेज में कितनी मीनिंग तैयार हो गई आपकी बताइए? आपकी 2700 मीनिंग तैयार हो गई। तो वोकैब्स पर काम करें, उसके बाद ग्रामर। ग्रामर पे जो रूल्स होते हैं, ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके सारे रूल्स पे कमांड करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इस पे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ग्रामर भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, तो इंग्लिश को आप ऐसे कर सकते हो, और इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना। इंग्लिश को कोई सोचे हमारी इंग्लिश पे काम ना करें, अदर सब्जेक्ट पे काम कर लें, तो भूल जाए एनडीए, क्योंकि बिना इंग्लिश के पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान दो, 50 के इंग्लिश हो गया, उसके बाद 100 नंबर का आपका जीएस होता है। ठीक है, 100 नंबर का क्या होता है? जीएस वाला पार्ट होता है। और इस जीएस वाले पार्ट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो हो गया पूर्णांक कितना? 400 का। अब इस 400 के पूर्णांक में कैसे, 100 नंबर की जीएस है जिसमें डिवीजन है। देखिए, सेक्शन है फिजिक्स, फिजिक्स 25%, लगभग 25 क्वेश्चन। आप सोचिए फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स इतनी आसान आती है कि बहुत ही कंसेप्चुअल फिजिक्स और बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एनडीए की फिजिक्स में। तो उसको अच्छे से बस क्लियर कर लेना है इन 90 डेज में। राइट,
तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री बड़ी आसान है, कंसेप्टुअल केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है, हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन है और ज्योग्राफी है और ये करंट है। अब देखो फिजिक्स 25 क्वेश्चन, केवल फिजिक्स से 100 नंबर आने हैं आपके, और फिजिक्स इतनी आसान है कि अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। चलिए इसी तरह केमिस्ट्री है आपका 15 क्वेश्चन लगभग, बायोलॉजी है 10 क्वेश्चन है लगभग, हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पिछले कुछ समय से संविधान पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, पहले संविधान से प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन इधर 2-3 सालों से संविधान में प्रश्न आने लगे हैं, ठीक है, ठीक ठाक प्रश्न आने लगे और बड़े चैप्टर डिसाइड है, कहां से प्रश्न पूछा जाएगा यह भी निश्चित है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स भी है, ज्योग्राफी भी है। अब इनमें और चीजें देख लेते हैं हम। चलिए अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आप फिजिकल ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते, जो आपका भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वहां से कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जलवायु विज्ञान से प्रश्न पूछा जाना तय है, जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखें फैक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में तो आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न, जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी से प्रश्न, उसके बाद ओशिनोग्राफी से प्रश्न, इनसे प्रश्न पूछे ही जाने यहां से प्रश्न आते हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से प्रश्न आ जाते हैं, अक्षांश देशांतर से प्रश्न आ जाते हैं, रॉक से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक से प्रश्न आ जाते हैं, भूकंप से आ जाते हैं, और जो लोकल विंड्स होती हैं उनसे प्रश्न आ जाते हैं, वेस्टर्लीज, ये सारे जो नाम होते हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो ये जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में फैक्ट पूछा जाता है, रटने वाले प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, जैसे मान लो पूछ लेंगे माउंटेन से प्रश्न पूछे गए हैं, रिवर से प्रश्न पूछे गए, कौन सी नदी कहां बहती, पूरा रिवर का सिस्टम, नेशनल पार्क, कौन सा पार्क कहां स्थित है, और जनसंख्या, ठीक है। ये प्रश्न पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं कि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। अगर हम बात करें इतिहास की, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में कौन से टॉपिक हैं जो आप पढ़िएगा, इनको जरूर पढ़िएगा, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न पूछा ही जाएगा, पूछा गया है, अब तक आता है इनसे प्रश्न, कई बार आ चुका है, ठीक है। बुद्धिज्म, जैन और बौद्ध धर्म तो फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ, जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य, मौर्यन इंपायर, मौर्यन के साथ साथ यहां पर गुप्त आप भी जोड़ सकते हो, गुप्ता इंपायर भी इंपॉर्टेंट है, और इधर मुगल का इंपॉर्टेंट है, जो मुगल काल चला था वो इंपॉर्टेंट है, तो मुगलों का इतिहास भी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन टॉपिकों को आप देख लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद इंडियन सोशल रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में जो सामाजिक सुधार हुए हैं यहां से प्रश्न आएंगे, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद मेजर गांधी मूवमेंट, तो जितना भी गांधी जी ने किया है अपने इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, पूरा गांधी का इतिहास इंपॉर्टेंट है, गांधी से तो प्रश्न बहुत बार बन चुका है, ठीक है, तो गांधी को अच्छे से पढ़ के जाइए आप, पूरी कहानी गांधी जी की, राइट। आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉलिटी पे, तो पॉलिटी में कहां से प्रश्न आते हैं, ध्यान दो, संविधान, राज व्यवस्था। पहला है फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो विशेषताएं हैं, जैसे हम सुनते हैं ना कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अदर देशों से चीजें उधार लेके बनाई हैं, तो ये हमने कहां कहां से क्या चीज बारो की है, उधार ली है, वो सारे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है ज्वाइंट सेशन कहां से लिया हमने, हमारे यहां जो संयुक्त बैठक होती है वो कहां से लिया है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है, ठीक है, और ये हमने जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये कहां से लिया है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, तो इसको रट डालिएगा, जो हमने हमारे देश में लिए गए अदर देशों से संविधान बनाने के लिए। उसके बाद प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से प्रश्न पूछा ही जाता है, प्रियम्बल को एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, उसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक बात आप सीधे दिमाग में बैठा लो, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक सारे आर्टिकल आपके जवान पर रखे होने चाहिए, यानी भाग 1 से लेके भाग 4A तक
आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक आपको बिल्कुल ऐसे मुंहजबानी याद होना चाहिए। आर्टिकल 50, आर्टिकल 48 तुरंत बता दो आप, तभी आप पॉलिटी के प्रश्न को हल कर पाओगे वहां पे, ठीक है। ये सीरियल से आना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा हो गया, आपका राज्यसभा हो गया, और क्या आता है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट आते हैं। तो ये 3 लोगों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इन चैप्टर को आपको तैयार रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां से तो प्रश्न बहुत बार देखा जा चुका है। इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हमारे संविधान में, उन संशोधनों को जरूर आप तैयार करके जाइएगा। यहां से प्रश्न देखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ये जो 3 चैप्टर हैं, यहां से प्रश्न ज्यादा देखे गए हैं। रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, जो अधातुएं हैं और उनके यौगिक, सम इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री कंपाउंड। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं, इनको आप देखे जाइए। बस 3 चैप्टर, चाहो तो एक चैप्टर और ऐड कर लो। रेडियो एक्टिविटी से भी कुछ प्रश्न देखे गए हैं, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना एंड रेडियो एक्टिविटी। और एक चैप्टर और ऐड कर लो, केमिकल बॉन्डिंग। ये बड़े आसान चैप्टर है, इनको आप पढ़ के चले जाइएगा, यहां से प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। ये 3 और चैप्टर ऐड कर लो, राइट। चलिए आगे, अब देखते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये चैप्टर हैं, जैसे सेल, कोशिका क्या होता है, पूरा साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिसीज जो होती हैं। उसके बाद टिश्यू, ऊतक, ऊतक से प्रश्न पूछे गए। ऊतक वाला चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। जाइलम ऊतक क्या होता है, फ्लोएम ऊतक क्या होता है, ऊतक की जो मेन कहानी होती है, ऊतक के प्रकार, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद बायोगैस, ओजोन एंड ग्रीन हाउस। तो यहां से प्रश्न आपके टॉपिक से बन रहे हैं, लगभग कई बार बन चुके हैं, इनको आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए, क्या है हमारे पास, लास्ट 30 डेज का प्लान। ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 30 दिनों में मुझे क्या करना है, मतलब 60 दिन कैसे पढ़ने हैं और 30 दिन फिर कैसे पढ़ने हैं, दोनों में अंतर है। 60 दिन क्या करिए, अब 60 दिन आप पूरे चैप्टर पढ़ते जाइए, ऐसे करिएगा आप। जैसे आप टारगेट फिक्स करोगे, क्या करोगे, टारगेट फिक्स करोगे, टारगेट लेके चलोगे, 60 दिन टारगेट लेके चलोगे, ठीक है। वैसे 90 डेज पूरा आप टारगेट लेके चलोगे, लेकिन शुरुआत के 60 डेज में टारगेट में क्या होना चाहिए, जैसे मैथ उठा लिया आपने, मैथ के बाद फिजिक्स उठा लिया आपने, और मान लीजिए आपने ज्योग्राफी उठा लिया। इस तरह से आप सब्जेक्ट डिवाइड करोगे अपने हिसाब से। अब मैथ में आपने निश्चित किया कि आज हम डेली 2 चैप्टर मैथ में खत्म करेंगे। आपने निश्चित किया कि डेली हम 2 चैप्टर गणित में खत्म करेंगे। फिजिक्स में हम डेली 2 चैप्टर या 1 चैप्टर फिनिश करेंगे। इंग्लिश का 1 चैप्टर फिनिश करेंगे या 2 फिक्स करेंगे। आप वो तय करोगे कि आपकी क्षमता क्या है, किस हिसाब से आपसे समाप्त करना है, ठीक है। 90 डेज सोचो, चैप्टर सोचो, उस हिसाब से डिवाइड कर देना आप। तो ये जितना भी आप टारगेट लेके चलोगे उसको पूरा करना है। और ये नहीं देखना कि हम 6 घंटे पढ़े हैं कि 8 घंटे पढ़े हैं। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए घंटे मायने नहीं रखेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि अगर घंटे गिन के पढ़ोगे तो ये आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। पढ़ाई में घंटे नहीं गिनना है, बस हमारा जो हमने टारगेट बनाया कि आज हमें इतना पढ़ना है, तो हमें आज इतना पढ़ना ही है। उसके लिए 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 पढ़ना पड़े, 14 पढ़ना पड़े, 15 पढ़ना पड़े, नो डाउट। जब तक वो टारगेट हम पूरा नहीं करेंगे हमें नहीं सोना है, ठीक है। तो ये करना है और टारगेट बना के आप डेली चलना है आपको, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये टारगेट बना के चलना है, लेकिन लास्ट 30 डेज में क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट। मतलब आप एक प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा और हल करिएगा विद टाइम, समय के साथ। मतलब पेपर 1 आप उठाइए, 120 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और समय सेट करके बैठिएगा। अब ये नहीं कि आप 4 घंटे पेपर देने लगे। जितने का टाइम परीक्षा होता है, जितना परीक्षा में समय मिलता है, बिल्कुल उतने ही घंटे आपको सेट करके घड़ी को बैठना है और विद टाइम के साथ हल करना है पेपर, ठीक है। तभी वो आपकी एक्यूरेसी आ पाएगी। तब आपको पता चलेगा कि मैं एक क्वेश्चन को लगाने में कितना समय लेता हूं, और वो समय वहां होगा नहीं, तो एक टाइम मैनेजमेंट यहां से होगा, ठीक है। और क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन हल करने। केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने हैं लास्ट 30 दिनों में, और कुछ नहीं करना, केवल ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हल करने। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, केवल रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। अब ये नहीं कि आप 90 डेज पढ़ते चले जा रहे हो उसके बाद रिवीजन नहीं कर रहे हो ना। क्या करना है आपको, जैसे आपने 6 दिन लगातार पढ़े तो 1 दिन रिवीजन का निकालो, 4 दिन लगातार पढ़े तो 1 दिन रिवीजन का निकालो, क्योंकि आप चीजें भूलोगे भी तो।
और भूलोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। इसलिए उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन इज मस्ट। 5 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवीजन, तो रिवीजन करना है। उसके बाद ओनली नोट्स। ध्यान दो, इधर 60 दिन में आप कुछ भी पढ़ो, जैसा आपको लगे, बुक से पढ़ो, थ्योरी नहीं समझ में आ रही, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन जब बात आएगी लास्ट 30 डेज तो कुछ नहीं करना है। जो आपने लिखा है, जो आपके पास नोट्स हैं, बस नोट्स ही पढ़ना है। अगर आप बुक ओपन कर लिए, कहीं और से पढ़ने लगे, यूट्यूब से थ्योरी पढ़ने लगे, तो भूल जाओ फिर आप, ठीक है। फिर एनडीए का पेपर आपका अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट 30 दिन में केवल आपके नोट्स ही रिवाइज हो जाएं, वही बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा। तो नोट्स रिवाइज करना है। और एक बात, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है, जैसे जैसे परीक्षा आती है वैसे वैसे वो परेशान होने लगते हैं, उनका अपना कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा खत्म होने लगता है। इसलिए खुद पर भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद पर जब भरोसा होगा तभी आपको मनचाही चीज मिलेगी, तब भी भगवान वही लिखेंगे आपकी किस्मत में जो आप खुद चाहोगे। इसलिए खुद पर भरोसा आपको नहीं खोना है, लास्ट तक वैसे ही बने रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक वर्ड है जो लिखा है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने 1 महीने लिया, 1 महीने में 30 दिन मान लो होते हैं। 30 दिन में अब ये नहीं कि आप 5 दिन 6 दिन लगातार तो पढ़ रहे हो, 6 दिन बढ़िया लगातार पढ़े धुआंधार, उसके बाद 7वें दिन 8वें दिन से हालत खराब ना। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, फिर यूपीएससी एनडीए जैसा एग्जाम आपके लिए नहीं है। कोई दूसरी परीक्षा की आप तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम की ऐसी बात ही है कि इसमें लगातार मेहनत करनी है आपको। 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 2-3 दिन आप निकाल दो, घूमने टहलने चले जाओ, बोर हो जाओ, पिक्चर देख लो, चलेगा। लेकिन सोचो कि 30 दिन में हम 15 दिन पढ़ें और 15 दिन ना पढ़े तो नहीं चलेगा। 2-3 दिन ठीक है, 25 दिन पढ़ो, 26 दिन पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ना है आपको, ठीक है। यह बहाना नहीं चलेगा, मोटिवेट रहना है। डेली टारगेट फिट करना है, जैसा कि अभी हमने बताया, डेली टारगेट सेट करना है कि फिजिक्स के मैं 2 चैप्टर खत्म करूंगा, केमिस्ट्री का 1 खत्म करूंगा, मैथ का 1 खत्म करूंगा, फिनिश करूंगा। तो उसको टारगेट में लेके सेट करके चलना है, राइट। तो टारगेट सेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवीजन बहुत जरूरी है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि रिवीजन करना बहुत जरूरी, क्योंकि मानव का मस्तिष्क ऐसा है, ये चीजों को भूलता ही भूलता है, भूलना अनिवार्य है, वरना इंसान पागल हो जाएगा। तो हम भूल रहे हैं, उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। 5 दिन पढ़े, 1 दिन रिवीजन के लिए निकाल दिया, पूरा उस दिन मैंने रिवीजन ही किया, अपने नोट्स का मैंने रिवाइज किया, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। पढ़ते जाना है, उसके साथ साथ यहां अपलोड करते जाना है, ठीक है। तो रिवीजन के माध्यम से वो सक्सेस मिलेगी आपको, राइट। चलिए अगला पॉइंट हमारा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें घंटे नहीं गिनने हैं कि भाई मैं तो एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, परीक्षा लगी है, 12 घंटे पढ़ रहा हूं ना। 12 घंटे पढ़ो, 10 पढ़ो, इससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने टारगेट जो सेट किया है 90 दिनों के लिए, पर डे का टारगेट, क्या वो पूरा हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो आप 20 भी घंटे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब है टाइम मैनेजमेंट। चलिए अगला, पीक्यू एंड मॉक टेस्ट। बिना इसके काम होगा ही नहीं। प्रीवियस ईयर आपको हल करना है, और अगर आप प्रीवियस ईयर हल कर रहे हो तो इससे क्या पता चलेगा, इससे यह पता चलेगा कि यार मैं जो चैप्टर लगाया हूं उसमें कौन से चैप्टर हैं, या जो भी क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं उनमें कौन से क्वेश्चन हैं जो मैं नहीं लगा पा रहा हूं। मतलब मैंने चैप्टर पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन मैं लगा पा रहा हूं, कुछ टाइप वाले, और कुछ टाइप के प्रश्न नहीं लगा पा रहा हूं। तो उससे आपका पता चलेगा कि कहां आप कमजोर हो, किस चैप्टर में, कौन से कॉन्सेप्ट में आप कमजोर हो, तो वो मुझे बताएगा पीवाईक्यू, ठीक है। जैसे मान लो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ सवाल आप लगा ले जाते हो कुछ टाइप के, लेकिन कुछ टाइप के नहीं लगा पाते हो। तो इसका मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन कुछ जो सवाल नहीं लगा पा रहे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके गड़बड़ है। तो यहां से परख होगी कि मेरे कौन से कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, उन पे काम करना है, उन पे वर्क करना है। मॉक टेस्ट आपको यह बताएगा कि परीक्षा में जब हम बैठेंगे तो हमारा टाइम मैनेज होगा कि नहीं मैनेज होगा, वो एक समय के अंदर प्रश्न हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद ये लास्ट में लिखा हुआ है विवेकानंद का थॉट है। विवेकानंद का थॉट क्या कहता है, ये विचार है उनका जो आप नीचे देख रहे हैं। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, और सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। मतलब
आप चाहे जीवन में कितने बार गिर जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन आपको फिर से खड़े हो जाना है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि सपने को पूरा करने के लिए खुद से हमें लड़ना पड़ रहा है, तो हमें लड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।